वेलकम बैक टू एजुनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। और इस वीक के करंट अफेयर में हम लोग 13 से 19 दिसंबर तक का कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दैट इज सोलो 2021 रिपोर्ट। द ऑप्शंस आर IMF, FAO, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। The correct answer here is option number B, FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, यहाँ पर रिलीज की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट और इसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। From 8 to 9 December 2021, the Land and Water Days are hosted by Food and Agriculture Organization of the United Nations. The theme of Solo is Systems at Breaking Point. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में किस तरीके से लैंड और वाटर रिसोर्सेज का सेग्रीगेशन है, कहाँ पर किस तरीके से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। राइट, तो ये पूरा वर्ल्ड मैप डिपिक्ट किया गया है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये कहना चाहते हैं कि 2050 तक फूड प्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल ग्लोबली 70% तक इंक्रीज होगा। कितना? 70% ग्लोबली। कब तक? 2050 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक कितने परसेंट ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। सो दिस इज 70% एंड नियरली 100% इन डेवलपिंग कंट्रीज। राइट, सो दिस इंक्रीमेंटल डिमांड फॉर फूड, जो कि फूड के लिए जो डिमांड बढ़ रही है और दूसरे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए भी जो डिमांड बढ़ रही है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर ये क्रिएट करेगी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम पे पूरे ही वर्ल्ड में। यानी कि पूरे का पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिस्क पे आ जाएगा, बिकॉज दे विल ऑल फेस the growing competition for land and water resources and they are often constrained by unsustainable agricultural practices। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूज की जाएंगी जो कि अनसस्टेनेबल हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो ऑपरेशन फ्लड यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था उसको काफी ज्यादा सक्सेस मिली, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन को इतनी सक्सेस नहीं मिली। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे इंडिया में आया उसने उस समय तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के हेल्प से काफी प्रोडक्शन इंक्रीज किया, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिले वो काफी हार्मफुल थे। वो केमिकल फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आज हमारे जो सॉइल है, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से अगर 70% फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लैंड एंड वाटर दोनों ही रिसोर्सेज पे, और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाएंगी जो कि आगे चल के काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे नेचर पे दे सकती हैं। So the state of world's land and water resource for food and agriculture analyze a variety of options for overcoming constraints and improving resource management in the areas of heightened risk. राइट, तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से बेटर मैनेजमेंट किया जा सकता है वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज का, इन्वेस्टमेंट कहाँ करने चाहिए, कहाँ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की जरूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस की जरूरत है, इन सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा और देखा जाएगा, ट्रेस किया जाएगा कि कहाँ पर कौन से रिसोर्स, कौन से फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है, कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और किसकी कितनी जरूरत है। यानी कि एक भी पार्ट अननेसेसरी प्रेशर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो पब्लिक डिबेट एंड पॉलिसी मेकिंग पर फोकस किया जाना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which institution released the Tracking Universal Coverage 2021 Global Monitoring Report? And here the answer is option number B, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 और ये रिपोर्ट रिलीज की गई है 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के दिन, जिसकी थीम रही लीव no one's health behind, invest in sustainable systems for all।
और इस दिन के मौके पर वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को भी रिलीज किया है ऑन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन हेल्थ 2021, जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने 2 डिकेड्स को किस तरीके से ग्लोबल प्रोग्रेस को हॉल्ट किया है, यानी हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कोविड-19 की वजह से जो कि उसे पीछे लेकर जा रहे हैं। 2 साल में जो भी हमारा लॉस हुआ है, ये आने वाले 2 डिकेड तक हमें इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हर साल 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। It advocates to raise their voice to share the stories of millions of people still waiting for help, champion what has been achieved so far, call on leaders to make bigger and smarter investment in health, and encourage diverse groups to make commitments to help move the world closer to universal health coverage by 2030. The target has been set to 2030 ताकि लोग आगे आए, लोग अपना योगदान दें, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं, बस आगे आए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को 2030 तक साकार करने में मदद करें, कंट्रीब्यूशन दें. Right, now come to the question number 3. Bob World Wave launched by Bank of Baroda is a dash. The answer is option number B. Bob is a wearable device. जैसे कि आप लोग डिजिटल वॉच पहनते होंगे इस तरीके से, राइट? तो बिल्कुल उसी तरीके से बॉब लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा. इंडियाज लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड अ सॉल्यूशन फॉर डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स नेम्ड Bob World Wave. It is a wearable device which will allow customers to monitor their SpO2, body temperature, heart rate, blood pressure. So it has partnered with NPCI to offer the wearable payment solution. Now come to the question number 4. Which institution has developed the supersonic missile assisted torpedo system recently launched by India? The answer is none other than DRDO, Defense Research and Development Organization, जो कि भारत का एक रिसर्च और जो डिफेंस रिसर्च को लेकर काफी सारी चीजें बनाता है. तो इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है. It has been assisted torpedo system. The next generation missile based standoff torpedo delivery system was launched from Wheeler Island in Odisha. डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हीलर आइलैंड कहां पर है? It is in Odisha. Several DRDO labs were involved in developing the missile system क्योंकि काफी ज्यादा हाईटेक और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ये है. अगला क्वेश्चन है, which country topped the Asian Power Index for 2021? The answer is USA. Option number C. Asian Power Index जिसे प्रिपेयर किया जाता है लोवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी के द्वारा. इस रिसेंट इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप स्पॉट हासिल किया है फॉर एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर द रीजन, यानी कि पूरे एशियन रीजन में, दूसरे रीजन्स में यूएसए अपनी इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा है और टॉप पर आया है. साथ ही साथ भारत इसमें चौथे नंबर पे है. फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया को माना जा रहा है एशिया में, और यहाँ पर इंडिया ने अपना फोर्थ पोजीशन बरकरार रखा ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल मेजर्स ऑफ पावर सच एज इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रेजिलियंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. इस इंडेक्स में 26 नेशंस थे जिसमें से यूएसए टॉप पर रहा और फोर्थ पावरफुल कंट्री जो है वो इंडिया रहा है. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एशियन पावर इंडेक्स है तो यूएसए कहां से बीच में आ गया. देखिए, एशिया के टेरिटरीज पर इन्फ्लुएंस की बात चल रही है. इन्फ्लुएंस किसी भी देश का हो सकता है, राइट? तो यूएसए का इन्फ्लुएंस यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है. Now the next question is, which city has become the world's first government to turn completely paperless? The answer is none other than Dubai. Dubai has become the world's first government to turn completely paperless. The Emirates Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum said. The government announced that it provide a saving of 1.3 billion dirham. Almost it is equal to 350 मिलियन यूएस डॉलर. इतनी सेविंग हो पाएगी पेपरलेस होने की वजह से, यानी पेपर्स में जो खर्चा होता है ऑफिशियल वर्क्स में, ये सारा का सारा बचा लिया जाएगा. एंड 14 मिलियन मैन आवर्स, क्योंकि पेपर वर्क में काफी टाइम भी लगता है जबकि डिजिटल वर्क काफी ऑटोमेटेड होता है. द दुबई पेपरलेस स्ट्रैटेजी वाज इम्प्लीमेंटेड इन 5 phases, right? So across all 45 government entities in the Emirate will do the same.
Now come to the question number 7. The Nupi Lal Day is observed every year in which state or union territory? The answer is option number B, Manipur. मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है नुपी लाल डे to pay rich homage to the brave women of Manipur who fought for justice against the British government. हर साल 12 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. नूपी लाल जो विमेन है काफी करेजियस विमेन थी जो कि मणिपुर से बिलोंग करती थी और वहां पर एक न्यूपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स भी बना गया है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में. कई सारे एनजीओज और विमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे काफी अच्छे से मनाते हैं ताकि अवेयरनेस फैला सके लोगों के मन में कि विमेन पावर जो है वो किसी से भी कम नहीं है. नूपी लाल जो थी उन्होंने 2 हिस्टोरिक वॉर किए 1904 में और 1939 में अगेंस्ट मास एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्टिफिशियल फमीन ट्रिगर्ड बाय द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट. तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफी हिम्मत से आगे बढ़ के लड़ाई की और वहां के लोगों को इसे निजात दिलाने में काफी मदद की. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द नेम ऑफ द थेरेपी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लाइट सेंसिटिव मेडिसिन? देखिए जहां पर भी लाइट वर्ड यूज होता है ना तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर फोटो वर्ड जरूर यूज होगा क्योंकि लाइट के लिए जो साइंटिफिक वर्ड है वो फोटो यूज किया जाता है. ओके तो यहाँ पर अगर लाइट सेंसिटिव मेडिसिन यूज की जा रही है तो जो थेरेपी है उसका नाम है फोटोडायनेमिक थेरेपी. अब क्योंकि फोटो आपको इन तीनों में लग रहा है राइट तो आपको इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है. याद रखना है फोटोडायनेमिक थेरेपी नाम है इसका जिसमें लाइट सेंसिटिव मेडिसिन का यूज होता है विच इज एक्टिवेटेड बाय अ लाइट सोर्स और ये ट्रीटमेंट यूज किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए और काफी इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी देखने को मिले हैं. अब कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को फायदा दिला देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान दिलाते हैं राइट. तो कुछ लोगों को तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए लाइक बेटर नाइट विजन और कुछ लोगों को अनयूजुअल पैटर्न्स भी देखने को मिले उनके विजन में लाइक सिलूटीज इन द डार्कनेस. ओके सो रिसर्चर्स डिस्कवर्ड रोडोप्सिन अ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन found in retinas interact with chlorine E6, a photosensitive used in cancer treatment. तो हमारे जो प्रोटीन रेटिनास में होते हैं जिसका नाम है रोडोप्सिन ये इंटरैक्ट कर लेता है क्लोरीन E6 से जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में इस थेरेपी में यूज की जा रही है जिसकी वजह से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिली है. अब कैसे ये थेरेपी काम करती है? सबसे पहले जिस पर्सन को कैंसर है उसे एक ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है फोटोसेंसिटाइजर. रिमेंबर फोटोसेंसिटाइजर नाम का ड्रग जो दिया जाता है वो 24 से 72 घंटे यानी 24 से 72 आवर्स के बीच कैंसर सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. अब जिन कैंसर सेल्स ने इस फोटोसेंसिटाइजर को एब्जॉर्ब किया है इन्हें एक लाइट के एक्सपोजर में दिया जाएगा यानी अब उस पर लाइट पहुंचाई जाएगी राइट और ये जो लाइट जब फोटो सेंसिटाइजर तक पहुंचेगी तो एक तरीके का ऑक्सीजन बनाएगी जो उन कैंसर सेल्स को कंप्लीटली डैमेज कर देगा. तो इस तरीके से कैंसर को ट्रीट किया जाता है फोटोडायनेमिक थेरेपी के इस्तेमाल से. Come to the question number 9. River Seine, which was seen in the news recently, is located in which country? The answer is option number B, France. फ्रांस में पेरिस जो कि काफी ब्यूटीफुल सिटी है फैशन सिटी भी इसे कहा जाता है. पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है. रिमेंबर रिवर सीन के बैंक पर लोकेटेड है पेरिस. सो सीन इज 777 किलोमीटर लॉन्ग रिवर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न फ्रांस. अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो पेरिस में होने वाले हैं और उसकी ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर पेरिस में सीन नदी के किनारे की जाएगी 26 जुलाई 2024 में. तो एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम मोर देन 200 countries will sail almost 6 kilometers, that is 4 miles, between the Pont d'Austerlitz and Pont de Lena bridges in France. तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि की जा रही है ओलंपिक्स की तैयारी के चलते और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2024 में ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं. इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2028 में ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं अगर वो जगह डिक्लेयर कर दी जाती है तो राइट. तो हमें ये याद रखना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. कैथरीन रुसेल who has been seen in the news recently is the new head of which global institution? The answer is option number C, UNICEF.
यूनिसेफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, चिल्ड्रंस के लिए और विमेन के लिए काफी अच्छा काम करता है, इसकी नई हेड बनी है कैथरीन रुसेल एंड असिस्टेंट टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन. शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हेड ऑफ द यूएन चिल्ड्रंस एजेंसी यूनिसेफ. सेक्रेटरी जनरल यूएन के हैं एंटोनियो गुटेरेस. उन्होंने ये अनाउंस किया कि रुसेल जो है वो हेनरिटा फोरे को सक्सीड करेंगे जिन्होंने जुलाई में रिजाइन कर दिया है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट यूनिसेफ इन डिटेल. यूनिसेफ वाज क्रिएटेड इन 1946 जिसका पहले नाम रखा गया था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ICEF. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का पुराना नाम क्या है. ICEF. ठीक, तो ये यूएन रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे बनाया गया था 1946 में, क्योंकि 44 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था और उसके बाद जो इमरजेंसी थी पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली चिल्ड्रंस को हेल्प करने के लिए ये यूनिसेफ का गठन किया गया और 1953 में ये यूएन का एक परमानेंट पार्ट बन गया. कब? 1953 में. रिमेंबर, द नेम वाज शॉर्टेंड टू यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड but it is still referred to as UNICEF. UNICEF को गाइड किया गया कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 के तहत, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो 1989 चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट के तहत बनाए गए. यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशंस. हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी में और 190 कंट्रीज और 7 रीजनल ऑफिसेस इसके अंतर्गत काम करते हैं. यूनिसेफ इज गवर्न्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 36 मेंबर्स दैट आर इलेक्टेड टू टर्म ऑफ 3 years. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके मेंबर्स का टर्म कितना होता है? 3 years का होता है बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो ये उसे इलेक्ट करता है, इकोसॉक. UNICEF began its work in India in 1949 with 3 staff members and established an office in Delhi 3 years later. 1949 में ये आया और 3 साल बाद, यानी जब भारत पूरी तरीके से आजाद हो गया, उसकी खुद की एक डेमोक्रेसी बन गई, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद यूनिसेफ ने भारत में काम करना शुरू किया और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि यूनिसेफ का फोकस विमेन और चाइल्ड पर ही होता है. राइट, तो अब यूनिसेफ ने भारत में कई सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि पोलियो मिशन यूनिसेफ लेकर आया, भारत से पोलियो को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से दूर करने में काफी बड़ा योगदान रहा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ब्राइड्स वेल सीन इन द न्यूज रिसेंटली? ब्राइड्स वेल जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये ज्यादातर पाई जाती है. एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट के तहत इसे एंडेंजर्ड कहा गया. They are the only known resident baleen whales in the Gulf of Mexico with less than 100 individuals left in the population. तो आप सोचिए, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 100 इनकी संख्या बची हुई है. The carcass of endangered bride's whale was washed ashore near the border of Puri and Ganjam district of Odisha. Right? तो भारत के उड़ीसा में भी इसे देखा गया. Next question है, Jilly Dalabehera who won a gold medal in Commonwealth Championship is associated with which sports? The answer is option number C. Weightlifting से संबंध है इनका. झिल्ली दालबहेरा जो कि इंडियन वेट लिफ्टर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेन्स 49 kg कैटेगरी में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकेंट उज्बेकिस्तान में चल रही है. इससे पहले संकेत महादेव सारगर ने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 55 kg स्नैच कैटेगरी में और एक न्यू स्नैच नेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया था संकेत महादेव सरगार ने. India is competing in both Commonwealth Weightlifting Championship and World Weightlifting Championships. Now come to the question number 13. Indian territory of New Caledonia recently voted to stay part of which country? The answer is option number A, France. जो न्यू कैलेडोनिया है इन्होंने वोटिंग की कि भाई हम तो फ्रांस के साथ रहेंगे, हमें फ्रांस टेरिटरी में शामिल होना है. वोटर्स इन द फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया चूज टू स्टे पार्ट ऑफ फ्रांस. पहले से भी
न्यू कैलिडोनिया पर फ्रांस का ही डोमिनेंस था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो वोटिंग कराई गई तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है फ्रांस के साथ और हम उसी का पार्ट रहना चाहेंगे। तो ये रेफरेंडम में वापस से फ्रांस के साथ रहने का निर्णय लिया गया, राइट। और इसके अनाउंसमेंट की फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। Sonia Biggs, president of southern province of the region, announced the results which showed 96% of those who took part chose to stay in France। मतलब 96% लोग जो कि न्यू कैलिडोनिया के वो चाहते हैं कि हम फ्रांस के साथ रहें। लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब कोई चीज चर्चा में होती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यू कैलिडोनिया कहाँ पर लोकेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ओशन में है ये, तो आप देखिए ये पूरा हमारा किसका पार्ट है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में है ये, ओके। यहाँ पर है हमारा कोराल सी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंडियन ओशन नजर आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये पैसिफिक का पार्ट है, सदर्न पैसिफिक का, राइट। सदर्न ओशन से भी ये धीरे से अगर आप इसके साउथ में देखेंगे तो सदर्न ओशन आपको नजर आएगा और ये बेसिकली पैसिफिक का पार्ट हमें नजर आ रहा है, राइट। न्यू कैलिडोनिया पास में है कोराल सी और ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में है, राइट। क्योंकि फ्रांस की टेरिटरी है तो आप ये मत सोचिएगा कि आप अटलांटिक ओशन में होगा ये या फिर ब्रिटेन के यूके के पास में होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सा टाइगर रिजर्व recently seen in the news is located in which state or UT? The answer is option number A, वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। तो बक्सा टाइगर रिजर्व इसलिए चर्चा में है क्योंकि लगभग 23 साल बाद यहाँ पर वापस से रॉयल बंगाल टाइगर को स्पॉट किया गया। 23 साल से यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई नहीं दिया था। इवन बक्सा टाइगर रिजर्व को टाइगर फ्री ही डिक्लेयर कर दिया गया था, कोई टाइगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। 1998 में इमेज आई थी रॉयल बंगाल टाइगर की और अब 98 के बाद 2021 में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा एक टाइगर को आइडेंटिफाई किया गया है। तो खुशी की बात है ये कि बक्सा टाइगर रिजर्व में वापस से टाइगर्स की संख्या देखने को मिल सकती है आगे चलकर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। इस वीक के कंप्लीट करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट मंडे को वापस से हम कंप्लीट वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनार्जी।